लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना। इसके लिए जरूरी है सभी क्षेत्र को समान प्रतिनिधित्व भी मिले। बढ़ती जनसंख्या के साथ नए सिरे से विचार विमर्श करना लाजमी हो जाता है और यहीं से बात शुरू होती है परिसीमन की। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम हाल ही में असम में अधिसूचित परिसीमन की प्रक्रिया और इससे जुड़ी पहलुओं पर विचार विमर्श करेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि परिसीमन आयोग क्या है और यह किस प्रकार काम करता है। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। संस्कृति आईएएस परिवार नव वर्ष पर आपके लिए एक बड़ा ऑफर लेके आई है। सभी छात्रों के लिए कोर्स पर लगभग 20% तक का बड़ा छूट दिया गया है। अब ये समझ लीजिए कि यह जो है ये 5 जनवरी तक ही वैलिड है, यानी कि आप अगर छूट लेना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी नामांकन लेना होगा। जो छूट दिया गया है वह ऑनलाइन कोर्सर पे 20% तक की छूट है और जो लोग पेन ड्राइव कोर्स लेना चाहते हैं उन पर 25% तक का छूट है। इसके अलावा जो लोग डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम यानी कि उसमें मेंस और प्रीलिम्स दोनों ही खंड के आपको सभी पाठ्य पुस्तक मिलता है, उस पर आपको 20% तक का छूट दिया गया है। इससे अधिक जानकारी अगर आपको इस संबंध में कुछ चाहिए तो संस्कृति आईएएस की वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं। दिए गए नंबर पे आप कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके भी ज़्यादा जानकारी आप ले सकते हैं। चलिए अब हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यह खबर जो है सुर्खियों में क्यों है, क्यों इसकी चर्चा की जा रही है। देखिए, दरअसल असम में परिसीमन आयोग ने अपना कामकाज शुरू कर दिया है 1 जनवरी 2023 से। तो उसी को लेकर के न्यूज़पेपर में ये कटिंग्स आए गए हैं, इस पर बात शुरू हो गई है, बात विमर्श चल रही है। तो जरा इसको देखिए, व्हाट इज द न्यू डेलिमिनेशन एक्सरसाइज बाय असम। इसमें यह बताया गया है कि जो ये जो प्रोसेस है परिसीमन आयोग, वह जो है वहाँ जो पार्लियामेंट्री और असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन है उसके क्षेत्र का पुनर्निर्धारण करेगी विदाउट चेंजिंग नंबर ऑफ असेंबली सीट्स। तो विधानसभा के सीट की बात नहीं की गई है या लोकसभा की सीट की बात नहीं की गई है, लेकिन क्षेत्रों का परिसीमन फिर से तय किया जाएगा, जिसका अपोज्ड बाय सम पॉलिटिकल लीडर्स एंड सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट। सरकार जो है वहाँ की सरकार और केंद्र की सरकार इसके पक्ष में है, लेकिन कई अन्य राजनीतिक पार्टी और नेताओं के द्वारा इसका विरोध भी किया जा रहा है। यहाँ भी आप देख लीजिए, इलेक्शन कमीशन बिगिंस डेलिमिनेशन प्रोसेस इन असम, व्हाट इज इट एंड वाई इट इज़ नीडेड। इसकी ज़रूरत क्या पड़ी है, इस पर बात की गई है। देखिए, चुनाव आयोग जो है उसने 27 दिसंबर 2022 अभी जो बीता है समय, उस पर एक अधिसूचना जारी की है इस तारीख को असम के लिए। असम में विधानसभा चुनाव जो है 2026 में प्रस्तावित है कि होगा, तो वहाँ पे एक परिसीमन प्रक्रिया को लागू करने की एक अधिसूचना जारी की गई है। इसको और समझिए, इसमें प्रमुख बिंदु क्या क्या शामिल है। यह जो होगा, आप जानते हैं कि असम में इससे पहले जो परिसीमन हुआ था आखिरी बार वह 1976 में हुआ था। और ध्यान रखना है, यह क्षेत्रों का परिसीमन था 1976 में, और जो परिसीमन था वह 1971 की जनगणना के आधार पर लिया गया था। इस बात को ध्यान में रखना है। 2020 में अभी क्या हुआ है कि केंद्र सरकार ने कुछ नए राज्यों को, जिसमें एक जम्मू कश्मीर अभी आता है। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का 2019 में जो है वहाँ 370 हटा, उसके बाद राज्य का बंटवारा भी हो गया, लद्दाख एक यूटी बन गया और एक यूटी जम्मू कश्मीर बना। तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होगा। जैसे दिल्ली जिस स्थिति में है उस स्थिति में अब जम्मू कश्मीर भी वैसा ही हो गई है। तो जम्मू कश्मीर का परिसीमन दोबारा कराया गया था 2020 में। केंद्र ने जम्मू कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड के लिए परिसीमन आयोग का अधिसूचित किया था, गठन कर दिया था। देखिए, जम्मू कश्मीर में प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, अब असम में ये बात चलाई जा रही है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की जो सेक्शन 8A है उसके तहत अरुणाचल प्रदेश, आप देख सकते हैं यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, ये असम की बात की गई, यहाँ पर मणिपुर की बात की गई है और नागालैंड की बात की गई है, और जम्मू कश्मीर में यह काम ऑलरेडी हो चुका है परिसीमन की काम। तो यह जो है जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 से इसमें लाया गया है, सेक्शन 8A से, इसको आपको ध्यान रखना है। अब ही देखते हैं कि वर्तमान स्थिति क्या है असम की। देखिए, असम जो है नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा एक राज्य है, मुख्य राज्य है वहाँ पर, और यहाँ पर ये विवादों का कारण यह भी रहता है कि यहाँ पे शरणार्थी या घुसपैठिए, दोनों ही शब्द आप इस्तेमाल करिए इस जगह के लिए, यहाँ पे आते रहते हैं। बांग्लादेश से या म्यांमार से जो रोहिंग्या की बात की जा रही है वह भी एक यहाँ पर पहलू है, और यह सब भी कारण है यहाँ पर एक विवाद होने का, जिस पे हम डिटेल से चर्चा करेंगे। देखिए, असम में जो वर्तमान की हालात हैं कि लोकसभा सदस्यों की संख्या
14 है और विधानसभा में 126 कुल सीट है। वहीं राज्यसभा में 7 सदस्य यहाँ से चुन करके जा सकते हैं। असम में जो है विधानसभा जो फिर से चुनाव होगा, जो अभी जो कार्यकाल चल रहा है वह 20 मई 2026 तक है, यानी कि इसके बाद यहाँ पर फिर से चुनाव होगा। अब यहीं इस बात को समझने की ज़रूरत है कि परिसीमन आयोग का जो अभी गठन हुआ है उसमें यह तय किया गया है कि जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाता है तब तक वहाँ पर परिसीमन आयोग अपना काम करते रहेगी। उम्मीद है कि यह इस 2026 से पहले ये काम हो जाए, यानी कि फिर जो 20 मई की 2026 के बाद जो नई सरकार आएगी, वहाँ जो चुनाव होगा, तो संभव है वो चुनाव प्रक्रिया जो है, नया जो परिसीमन होगा उसके आधार पे जो क्षेत्र तय किए जाएंगे विधानसभा के, उस आधार पे वहाँ पे इलेक्शन हो। और उसके कुछ कंसर्न है, कुछ बातें हैं, उस पर कुछ विवाद भी है, उसको हम देखेंगे। अब अगर परिसीमन आयोग की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये परिसीमन आयोग है क्या। देखिए, इसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, इस बात को सही से समझ लेना है। एक उच्च शक्ति निकाय है, इसके पास जो है पावर बहुत है, कई तरह की पावर है। परिसीमन आयोग को एक समझना है कि यह क्षेत्रों का परिसीमन तो करता ही है। परिसीमन मतलब नए सिरे से काम करना, नए सिरे से डिसाइड करना, सीमाओं का डिसाइड करना, या कई बार सीटों का डिसीजन भी लेती है। तो एक तो क्षेत्र को ये डिसाइड करती है, एक जो है विधानसभा या लोकसभा में कितने सीट होंगे, यानी कि सांसद कितने बैठेंगे संसद में, या जो विधायक कितने बैठेंगे विधानसभा में, यह सीटों का भी जो तय करती है। अभी जो फिलहाल असम में होगा वो क्षेत्र को लेकर के मामला है। तो ये सब शक्तियां इस निकाय के पास है। ये आदेश जो है इसका वह न्यायिक समीक्षा से परे है। न्यायिक समीक्षा से परे होने का मतलब क्या होता है कि यह जो भी निर्णय देगी, अभी आप देखते होंगे बहुत सारे कानून, जैसे कृषि कानून हो गया, या बहुत सारे ऐसे कानून हुए जिसको लेकर के ट्रिपल तलाक जैसे कानून कि आप सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए न्यायिक समीक्षा के लिए। लेकिन इस अगर परिसीमन आयोग ने दे दिया कि असम में इतने क्षेत्र हो गए, अब इस जनसंख्या के आधार पर यहाँ चुनाव होगा, तो इस मुद्दे को लेकर के जो भी असंतुष्ट लोग भी हैं, कई राजनीतिक दल या पार्टियां, वो फिर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं रिव्यू के लिए, यानी कि इसका जो फैसला होता है वो कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है। तो इसे आप समझ लीजिए, इसे पलटा नहीं जाएगा। और यह जो भी आदेश देगा, यह जो भी तैयार करेगी अपनी रिपोर्ट, वह रिपोर्ट कहाँ कहाँ पहुँचेगा, तो एक तो लोकसभा में पहुँच जाएगा, देश की प्रधान जो सभा है वहाँ एक लोकसभा में रिपोर्ट, और जिस भी संबंधित राज्य से ये काम किया गया है, अगर जैसे असम में हुआ तो असम के विधानसभा में भी जाएगी। इसके प्रति ध्यान देना है यहाँ पर कि दोनों ही जगह इसकी कॉपी जाएगी, विचार विमर्श भी होंगे, लेकिन उसमें कोई संशोधन नहीं होगा। यानी कि लोकसभा उसमें कोई संशोधन उस रिपोर्ट में नहीं करेगी, ना ही विधानसभा, संबंधित विधानसभा संशोधन करेगी। यानी कि ये जो है बाध्यकारी ही समझ लीजिए इसका रिपोर्ट होता है। 4 बार अभी तक भारत जब आज़ाद हुआ है, आज़ाद भारत में परिसीमन आयोग का 4 बार गठन किया जा चुका है। इसको समझिए, एक 52 में, आज़ादी के बाद ही 1952 में, फिर एक जब चीन से युद्ध हुआ था उसके तुरंत बाद हुआ था 1963 में, और एक 73, ये जो इमरजेंसी का वक्त वगैरह था उस वक्त एक 1973 में, और फिर जब हम नए शताब्दी में आ गए, सदी में आए गए, फिर 2002 में आखिरी बार इस आयोग का गठन किया गया था। तो 4 ही बार हुआ, इसको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि इस आयोग में जो है उसके सदस्य कौन होते हैं। देखिए, सदस्य में एक तो जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, सेवानिवृत्त जस्टिस, वो इसके अध्यक्ष होते हैं। इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे भारत के, या तो मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे या फिर 2 चुनाव आयुक्त जो अतिरिक्त और होते हैं, वह उनमें से कोई एक हो सकता है, और उसको नामित कौन करेंगे, यही जो है मुख्य चुनाव आयुक्त अगर नामित करते हैं तो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, नामित यही करेंगे। और जिस भी राज्य में, अगर राज्य में हो रहा है, राज्य स्तर पे जैसे असम में हो रहा है, तो उस राज्य के जो संबंधित राज्य चुनाव आयुक्त हैं वह भी उसके आयोग के एक सदस्य होंगे। और सहयोगी सदस्य भी कुछ रखा जाता है, 10 संख्या होती है सहयोगी सदस्य की। 5 सांसद होते हैं। अगर जो 5 सांसद होंगे, ध्यान रखना है, उस 5 सांसद में काजी नामित करेगी, वह जो है लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनके द्वारा, और 5 विधायक भी होंगे जो कि संबंधित राज्य से होंगे। मान लीजिए अभी असम में ये काम चल रहा है, तो असम के जो 5 विधायक होंगे और उसको नामित करने का काम जो है वहाँ की विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका संवैधानिक प्रावधान कुछ समझ लेते हैं कि क्या क्या मसला है इसमें। देखिए, इसके लिए आप 2 अनुच्छेद याद रखिए। एक अनुच्छेद जो है 82 है,
और दूसरा आर्टिकल 170 है। ठीक है, अब यह जो 82 के तहत अधिकार मिला है संसद को प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम बनाने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, 82 के द्वारा। दूसरा 170 में कहा गया है कि यह जो अधिकार प्रदान करता है 82 के बाद, तो यह परिसीमन क्या करेगा, राज्यों को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करने का काम करेगा, जैसे कि अभी असम में हो रहा है। असम में क्या हो रहा है कि पहले से ही तो क्षेत्र बने हुए हैं ना, लेकिन अब नए सिरे से चूंकि जनसंख्या बढ़ी है, जनसंख्या के आधार पे अब जरूरत फिर से आ पड़ा है कि इनका फिर से परिसीमन किया जाए, तय किया जाए कि ताकि समान जनसंख्या का समान प्रतिनिधित्व मिल सके। इसके लिए तो यह अधिकार फिर मिल जाता है 170 से। ध्यान रखना है कि यह तय हुआ था कि 10 लाख जनसंख्या जहां भी रहेगा तो उस पर कम से कम एक जो है सांसद दिए जाएंगे। यह आगे बढ़ भी सकता है क्योंकि देखिए जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है हमारे देश की, तो बढ़ भी सकता है, लेकिन फिलहाल यही है कि 10 लाख अगर आपकी आबादी है जनसंख्या तो वहां पे एक सांसद उस पर दिए जाएंगे। ठीक है, अब परिसीमन क्या है जरा इसको समझ लेते हैं। इतनी सारी बातें हमने देख ली, आयोग की चर्चा कर ली, अब देखते हैं कि परिसीमन है क्या। देखिए परिसीमन का सीधा सीधा मुद्दा यह है कि यह जनगणना को इसमें आधार बनाया जाता है। और जनगणना कौन, जो हाल ही में जो जनगणना हुआ होता है। आप जानते हैं कि हमारे देश में प्रत्येक 10 साल बाद जनगणना होता है। मान लीजिए अभी जो है 2023 चल रहा है, यानी कि 2021 की जनगणना, तो हाल ही में जो भी जनगणना होगा उस जनगणना वाले ईयर को ही बेस ईयर रखा जाता है। लेकिन इसमें कुछ कंसर्न भी हैं, कुछ ऐसी बातें हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो अभी फिलहाल ये समझ लीजिए, इसका मोटा मोटी जो एक डेफिनेशन समझिए वो है कि हाल ही के जनगणना के आधार पर चाहे वो लोकसभा या राज्य विधानसभा के जो निर्वाचन क्षेत्र है उसके सीमाओं को दोबारा से तय किया जाना, फिर से परिभाषित करना जनसंख्या बढ़ने के आधार पर। तो इसको ध्यान रखना है। यह क्यों होगा, ताकि प्रत्येक सीट पर मतदाताओं की जो संख्या है वह समान हो सके, समान प्रतिनिधित्व की भावना सब में आ सके। वर्तमान परिसीमन जो है वह 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है, इस बात को ध्यान रखना है। और 2002 में यह तय हुआ था कि जो प्रतिनिधियों की संख्या है वह 2026 तक नहीं बढ़ाएंगे हम लोग। जो हमारे संसद में जो सांसदों की संख्या है उसको 2026 में नहीं बढ़ाएंगे। इसका एक कारण है, मतलब कारण तो कई हैं, लेकिन एक मोटा मोटी बड़ा कारण समझिए कि उस वक्त जो है परिवार नियोजन का काम तेजी से चल रहा था। तो ये पूरा खेल जो है वो जनसंख्या के आधार पर है। तो यह तय हुआ कि परिवार नियोजन का काम अगर अच्छे से आगे बढ़ता है तो आगे चल करके इसमें सुविधा होगी कि कितने जनसंख्या पर कितने सांसद तय किए जाएं। अब इसमें दक्षिण भारत और उत्तर भारत के राज्यों का एक मुद्दा है। दक्षिण के भारत के राज्यों, जैसे 1976 में जो ये परिवार नियोजन वगैरह चलाया गया, तो दक्षिण भारत के राज्यों को देखेंगे, चाहे वो तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, आंध्रा हो, तेलंगाना हो, केरल हो, गोवा हो, इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया परिवार नियोजन में। इनकी स्थिति आज ये है कि ये लगभग जनसंख्या में स्थिरता के लेवल पे आ गए हैं। लेकिन वहीं उत्तर भारत के राज्यों को आप देख लीजिए, यूपी हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन राज्यों में जनसंख्या अभी तक स्थिर नहीं हुई है। हम तेजी से पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है। तो ये मुद्दा आ गया कि अगर उस वक्त करते हैं तो दक्षिण राज्यों को ये परेशानी हो सकती है कि जनसंख्या बढ़ रहा है उत्तर भारतीय राज्यों का, तो प्रतिनिधित्व की संख्या यहाँ बढ़ जाएगी। यानी कि मान लीजिए बिहार में 40 जो है सांसद की संख्या भी है लोकसभा में, और उत्तर प्रदेश में 80 है। अगर इसी दोनों राज्यों का ले लें और जनसंख्या के आधार पर भी बढ़ा दिया जाता बीच में, तो अब देखते कि संभव था कि उत्तर प्रदेश में 100 लोकसभा की सीट हो जाती और बिहार में 50 से ऊपर निकल जाता। तो अब पूरे राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो अभी भी आप देखते हैं राजनीतिक विश्लेषज्ञ कहते हैं कि अगर यूपी बिहार जिसने जीत लिया उसका दिल्ली के सत्ता पे कब्जा हो जाता है। लेकिन जब इस जनसंख्या के आधार पे सीट अगर बढ़ जाती अभी हाल में, तब तो ये सुनिश्चित हो जाता कि यूपी बिहार मतलब दिल्ली की सत्ता पे बैठ जाना। तो दक्षिण भारत के राज्यों को इससे आपत्ति हुई कि हम अच्छा काम कर रहे हैं और हमें ही नुकसान हो जाए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए यह तय कर दिया गया कि 2002 में कि भाई 2026 तक हम ये काम नहीं करेंगे, जो सीट हैं लोकसभा वगैरह की वो नहीं बढ़ाएंगे। 2026 में ये तय कर देख लेंगे कि क्या स्थिति हो सकता है जनगणना का, जनसंख्या का, और तब ये भी हो जाएगा कि परिवार नियोजन वगैरह की जो स्थिति है वो और बेहतर होगी और जो जनसंख्या स्थिरता है उसमें हम उत्तर भारत के राज्य भी अच्छा करते नजर आएंगे।
दूसरा आप देखेंगे हमारे पास जो पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट हमारे पास बहुत सुदृढ़ था भी नहीं, सीटों की संख्या के आधार पे देखें, इसलिए नए पार्लियामेंट भी अब बनाए जा रहे हैं। तो ये छोटे मोटे मुद्दे हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा जो है वो यही है। अब ये जो परिसीमन का काम है, इसे कैसे किया जाता है, प्रोसेस क्या है इसका, ये समझ लीजिए। देखिए, इसके लिए एक अधिनियम है जिसे मैंने पहले ही बताया था, परिसीमन आयोग अधिनियम के जो प्रावधान है, इसके तहत ही यह काम होगा। जनसंख्या को देखते हुए ये आयोग आगे का काम करती है। यह आयोग जो है, देखिए, क्षेत्र का भी बंटवारा करती है कि निर्वाचन क्षेत्र कौन कौन सा होगा, उसमें उसके अंदर कितनी जनसंख्या आएगी। जब ये जरूरत पड़ता है तो ये सीटों को भी देखती है। जम्मू कश्मीर में इसने निर्वाचन क्षेत्र तो देखा ही, सीटों का भी इसने बढ़ाया है, वहाँ भी इसने काम किया है। लेकिन यहाँ जो असम में है, वह आप पहले ही पेपर की कटिंग में मैंने बताया, यहाँ सीटों के साथ कोई हेर फेर नहीं होगा। यहाँ सिर्फ क्षेत्र का बंटवारा सही से किया जाएगा जनसंख्या के आधार पर, तो ये देखना है। और यह जो है एक स्वतंत्र परिसीमन आयोग के द्वारा कराया जाता है, जो मैंने पहले ही बताया। आयोग के सदस्य वगैरह की चर्चा भी हमने कर ली है। और ये हर जनगणना के कुछ वर्ष के बाद होता है। असम में ये काम नहीं हो पाया था, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, असम में परिसीमन रोक दिया गया था। 1976 में राज्यों में परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाए गए थे। अभी हमने चर्चा किया था परिवार नियोजन का। तो यह था दक्षिण भारत का वही इशू कि अभी इस तरफ जो है उत्तर भारत के राज्यों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है जनसंख्या मामलों में, तो वहाँ पे परिवार नियोजन के काम को थोड़ा और अच्छा होने देते हैं, फिर देखेंगे। तो यह जो है परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया था, उस वजह से यहाँ रोका हुआ था। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वह है सुरक्षा कारण से। ये जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, आप जानते हैं यहाँ पे उग्रवाद बहुत होता रहा है, चाहे वो असम हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, नागालैंड हो, मणिपुर हो, इन जगहों पे उग्रवाद की समस्या बहुत पनपती रहती है। आप देखते हैं सैनिकों पे अटैक हो जाता है यहाँ पे, और ये अफसफा कानून भी यहाँ बहुत सारे क्षेत्रों में लागू है। तो इन सब वजहों से उस वक्त जो है परिसीमन का काम यहाँ से टाल दिया गया था कि स्थिति एक बार बेहतर हो जाने देते हैं, फिर देखते हैं। दूसरा, यहाँ के जो राजनीतिक दल वगैरह थे, उनका कुछ विरोध भी था परिसीमन को लेकर के। जब पूरे भारत स्तर पे 2008 में आखिरी बार जब काम हुआ था इस पर, यानी कि 2002 के एक का जो जनगणना था, 2002 में आयोग बना, उसको देखते हुए 2008 के आसपास ये काम हुआ। लेकिन इन कुछ राज्यों में ये काम नहीं हो पाया था, सुरक्षा कारणों को देखते हुए, परिवार नियोजन को देखते हुए। उसमें कुछ और भी कंसर्न थे, असम को खास करके लेके, वो समझ लीजिए कि 2008 में परिसीमन का विरोध हुआ था यहाँ। इसका मैंने पहले कहा था कि ये जो प्रवासी लोग यहाँ आए हैं, जिसे आप या तो घुसपैठिए कहिए, शरणार्थी भी हैं इसमें शामिल, या असम में खास करके यहाँ जो देखिए बांग्लादेश से यहाँ जो रहता है कि असम में घुसपैठ होते रहता है, या म्यांमार के तरफ से उधर से रोहिंग्या यहाँ बहुत आ गए हैं। तो इसके लेकर के जो आप जानते हैं राष्ट्रीय रजिस्टर एनआरसी की बात की गई है। तो कहा गया है कि पहले जो अवैध प्रवासी हैं उसको बाहर निकालिए और एनआरसी ले आइए, उसके बाद देखिए कि हमारी जो जनसंख्या है वह फिर पता चल जाएगा कि हाँ ये असम की मूल जनसंख्या है, तो उस पे फिर आप परिसीमन का काम कीजिए। क्योंकि अगर अभी आप परिसीमन करते हैं तो बहुत सारे अवैध प्रवासी यहाँ हैं, फिर उनके जनसंख्या को भी शामिल कर लिया जाएगा, फिर परिसीमन गलत हो जाएगा। तो यह सब चीज़ें को ध्यान में रख के विरोध हुआ था। देखिए, अभी जो परिसीमन हो रहा है, अभी जो बातें 1 जनवरी से शुरू हुई है, तो उसके कुछ आलोचक भी हैं। उनका क्या कहना है जरा इसको समझ लीजिए। उनका कहना है कि भाई आप परिसीमन करा तो रहे हैं, लेकिन आपने पहले ही कहा है कि इस परिसीमन में हम सिर्फ क्या करेंगे, क्षेत्र देखेंगे, जनसंख्या के आधार पर क्षेत्रों का सही से निर्धारण कर देंगे ताकि सभी को समान प्रतिनिधित्व मिले लगभग। लेकिन जरूरत यह भी है कि आप यहाँ विधानसभा के सीट भी बढ़ाइए, अभी जितने सीट हैं उससे ज़्यादा सीट कीजिए, लेकिन आप सीट तो बढ़ा नहीं रहे। और यह तर्क क्या दे रहे हैं कि देखिए, जम्मू कश्मीर में जब आपने परिसीमन किया, इन आलोचकों का कहना है, तो वहाँ तो आपने क्षेत्र तो तय किया ही, लेकिन सीट भी बढ़ाया, तो यहाँ भी करना चाहिए। फिर कह रहे हैं कि 2001 की जनगणना पर परिसीमन को आधार बनाना सही नहीं है, ध्यान रखना है। अभी जो परिसीमन आयोग जो असम में परिसीमन कर रही है वो 2001 को आधार बना रही है जो जनगणना हुआ था। लेकिन आप जानते हैं 2001 के बाद 2011 में भी तो ये काम हुआ जनगणना का। तो इनका कहना है कि आप 2011 को आधार वर्ष बना लीजिए। किस ईयर को? 2011 को। अच्छा, आप देखेंगे क्या कि जम्मू कश्मीर में जो हुआ है वहाँ पे ऐसा ही किया गया है। तो यहाँ इनका कंसर्न है कि और भी जनसंख्या इसमें 2011 को आधार बनाएंगे तो और भी जनसंख्या शामिल होगी, तो परिसीमन का काम और भी सटीक हो सकेगा, बेहतर हो सकेगा। ये एक विरोध है। देखिए, ये कह रहे हैं कि 2011 की जनगणना का जो आधार वर्ष आपने लिया है वह आपने अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में किया है,
परिसीमन आयोग ने ही जम्मू कश्मीर में ये काम किया है। तो ये तर्क है इनका, ठीक है। और निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या में वृद्धि भी आपने की है जम्मू कश्मीर में, जिसकी चर्चा मैंने पहले की है। तो कह रहे हैं अगर ये काम आप जम्मू कश्मीर में कर सकते हैं तो यह काम आप असम में भी तो कर ही सकते हैं। इसके कुछ राजनीतिक पहलू भी आ जाते हैं, जरा उस पर गौर करते हैं कि राजनीति में व्यवहारिक बातें क्या है। 2021 की जनगणना के अनुसार जो है आरक्षित विधानसभा सीटों में, अब ये असम की बात की जा रही है, असम में क्या है, मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, उनके आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। कह रहे हैं कि 2021 में जो जनगणना हुई है उससे ये पता चला है कि बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां मुस्लिम अब बहुसंख्यक हो गए हैं, जो अल्पसंख्यक पहले कई सीटों पे थे 2001 या 11 की जनगणना के आधार पे, तो अब बहुसंख्यक हो गए, तो उनके प्रतिनिधित्व की संख्या बढ़नी चाहिए विधानसभा में, तो उसके लिए उन्हें आरक्षण दीजिए, सीट क्या आरक्षण दे दीजिए। लेकिन अभी चूंकि ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है। एक तर्क ये भी दे रहे हैं कि असम में जो है आप ऑलरेडी 16 विधानसभा सीट जो है अनुसूचित जनजाति को देते हैं, एसटी को देते हैं, और 8 विधानसभा सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए, आप एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित ऑलरेडी करके रखे हुए हैं, तो फिर मुस्लिम को देने में क्या परेशानी है? यह एक मुद्दा कई लोगों के तरफ से है। तो अब आप समझिए इस चीज़ को, मैं अगर एक समरी में कर दूं इन सब चीज़ों को, तो आप समझिए परिसीमन आयोग का एक गठन कर दिया गया है। परिसीमन आयोग असम में पहुंच चुकी है। वहां पे जब तक ये काम कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक आयोग क्षेत्र के आधार पे यह काम करेगी। यहाँ पे सीट नहीं बढ़ाया जाएगा। जनसंख्या को शामिल किया जाता है इसमें, जनसंख्या के आधार पे क्षेत्रों का बंटवारा हो जाएगा। इस पे कुछ विरोध हैं, विरोध का आपने समझ लिया कि ईयर जो है वो चाह रहे हैं 2011 हो, ताकि मुस्लिम बहुसंख्यक जो अब हो गए हैं उनको भी आरक्षण मिल जाए। यह सब मोटा मोटी मसला है। मैं उम्मीद करता हूं कि जितना चीज़ हमने आपसे चर्चा किया है ये सब आपके, अब जब आप पढ़ेंगे, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो ये सब आपके लिए लाभकारी होगा। चलिए एक प्रैक्टिस प्रश्न आप कर लीजिए, और आज का जो प्रश्न है ना वो प्रीलिम्स के टाइप का है। तो परिसीमन आयोग जिसकी हम बात किए हैं उस पर ही विचार करना है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया गया है, ठीक है, इसकी चर्चा हमने की है। इसके आदेश न्यायिक समीक्षा से परे होते हैं, यह भी हमने बात की है। अनुच्छेद 82, इसकी भी हमने अलग से बात की है आपसे। अनुच्छेद 82 के द्वारा संसद को, ठीक है, परिसीमन अधिनियम बनाने का अधिकार है, इसकी भी चर्चा की है। सही कथन कौन सा है इस तीन में से, यह आपको तय करना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, A, B, C, D, केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर सभी उत्तर सही। ये 4 विकल्प हैं। आपको चारों विकल्प में से जो भी सही लगे वह आप चुन करके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज हमने जितने भी चर्चा की है परिसीमन आयोग और इससे उपजे हुए विवाद पे, वह आपके पठन पाठन को समृद्ध बनाने में लाभकारी सिद्ध होगी। जल्दी हम किसी नए मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।